नमस्कार। एक बार फिर मौजूद है हमारे साथ एक्स रॉ अधिकारी एन के सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत पांडे जी। सूद साहब, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद ने एक ऐसी बात कही है जिससे हड़कंप मच गया है। शेख हसीना वाजिद ने एक मतलब ये कहा है कि गोरी चमड़ी वाला एक शख्स मेरे पास आया था, नाम नहीं लिया उन्होंने। गोरी चमड़ी वाला एक शख्स मेरे पास आया, वो मुझसे मिला और उसने मुझसे कुछ कहा। ये मतलब वो उसके पीछे मकसद ये था कि बांग्लादेश को तोड़ना, मतलब बांग्लादेश को मतलब बांग्लादेश के खिलाफ एक साजिश का वो हिस्सा था। असल में हुआ ये कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि वो शख्स आया और उसने मुझसे कई बातें की और एक देश है, देश का नाम नहीं लिया, और वो चाहता था हमसे एयरबेस मांगना, तो मैंने साफ मना कर दिया और मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूं। उन्होंने ये कहा मैं बहुत मुश्किल में हूं और मेरे सामने बहुत कड़ी चुनौतियां हैं। तो सूद साहब, ये इशारों इशारों में बात कही है, लेकिन जानते सब हैं। आप बताइए, ये कौन सा वो गोरा था जो शेख हसीना से मिला और उनसे जो बातें कही, उसके बाद उनको स्टेटमेंट जारी करना पड़ा? देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इनकी। देखा जाए तो बड़ी छुप छुप के स्टेटमेंट दिए उन्होंने। क्लाइंट से कहा नहीं कि क्या है, लेकिन सारे इंडिकेशन दे दी। कौन है जो बांग्लादेश को चाहता है कि बांग्लादेश वहां पे बेस बनाने दे? गोरी चमड़ी वाला इसलिए कहा कि चाइना तो है नहीं और कोई यूरोपियन है। और यूरोपियन में कौन हो सकता है? यूरोपियन में सिर्फ एक कंट्री है जो ऐसी बातें करेगी, ऐसा चाहती है। नेचुरली कोई सीआईए का आदमी होगा, बड़ा अफसर होगा सीआईए का, जो शेख हसीना से मिला। क्योंकि यूएस बांग्लादेश को टारगेट कर रहा था बहुत साल से, स्पेशली 2023 में बहुत टारगेट किया उसने। तभी जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि पीएम मोदी ने स्पेशली बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को G20 की समिट में बुलाया था, सितंबर में जो हुई थी, और उनकी मीटिंग कराई थी जो बाइडेन से, हाथ मिलाया था। उनकी बेटी भी साथ थी कि बांग्लादेश हमारा दोस्त है, बांग्लादेश यूजफुल है हमारे लिए, और इसको नाराज करना कहीं भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि यूएस चाहता था कि शेख हसीना वहां की प्राइम मिनिस्टर ना बने, इलेक्शन जो होने थे लास्ट वहां पे, और वो चाहते थे बीएनपी की लीडर उसको वहां की प्राइम मिनिस्टर बनाना। उन्होंने कहा जो शेख हसीना है ये इस्लामिस्ट है। इंडिया ने कहा इस्लामिस्ट ये नहीं है, इस्लामिस्ट तो दूसरी लेडी है जो बीएनपी की लीडर है, ये भारत की दोस्त है। और अमेरिका को प्रॉब्लम क्या है बांग्लादेश से? इंडिया ने बांग्लादेश को लिबरेट कराया था 1971 वॉर के अंदर, और शेख मुजीबुर रहमान उनके प्राइम मिनिस्टर बने थे, और उसके बाद उनका मर्डर कर दिया गया 4 साल के बाद, 1975 में। और मर्डर करने के बाद शेख हसीना उस टाइम पे इंडिया से बाहर थी, ये बांग्लादेश से बाहर थी, इनकी बहन भी बाहर थी, और ये वहां पे पॉलिटिक्स में नजर नहीं आए। 2009 से शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है और बड़ी मजबूती से अपने देश को आगे लेके जा रही है। और जब ये प्राइम मिनिस्टर बनी तो 2010 में जो चिटागोंग पोर्ट है वो चाइना को दे दिया डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रही थी। और जब पीएम मोदी पावर में है तो पीएम मोदी बांग्लादेश के अंदर विजिट किए थे मई जून 2015 के अंदर, वहां पे एग्रीमेंट किए, बहुत से एग्रीमेंट साइन किए इन्होंने। जब पीएम मोदी जा रहे थे तो बांग्लादेश के लोगों ने कहा कि आप हमको अपना छोटा भाई मत कहो, तो पीएम मोदी ने ये टर्म यूज नहीं की। उन्होंने कहा आप हमारे हम भाई हैं, दोस्त हैं हमारे, और हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत से एग्रीमेंट साइन किए, साथ में बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया, जो पेपर के ऊपर बहुत सी लैंड बांग्लादेश को दी गई जबकि वो लैंड बांग्लादेश के पास थी। उसके बाद बांग्लादेश की फेंसिंग की गई, और उस विजिट के बाद बांग्लादेश के अंदर जो उनकी प्राइम मिनिस्टर है वो दोबारा पावर में आ गई थी, और अब तीसरी बार भी वो पावर में आ गई है। और जब तीसरा इलेक्शन होना था तो यूएस चाहता था कि वो पावर में ना आए, लेकिन इंडिया ने उनको सपोर्ट किया, शेख हसीना को सपोर्ट किया, और वो पावर में आ गई। और हमारा जो सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है वो लगता है बांग्लादेश के साथ। 4075 किलोमीटर का बॉर्डर हमारे बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश के 3 तरफ इंडिया है, एक तरफ है सी। जब पीएम मोदी गए तो उन्होंने चिटागोंग पोर्ट की बात की, तो शेख हसीना ने कहा कि आपके वारशिप भी आ सकते हैं, रिफ्यूलिंग के लिए आ सकते हैं। तो हमने चाइना को न्यूट्रलाइज कर दिया। साथ में उस टाइम पे बांग्लादेश के 3 और पोर्ट्स चिटागोंग के साथ, मोंगला पोर्ट, प्यारा पोर्ट, पायरा पोर्ट, और मतवारी पोर्ट, ये भी चाइना डेवलपमेंट करने लगा था। तो शेख हसीना ने ये पोर्ट्स को चाइना से लेकर के इंडिया को दे दिया। तो एक पोर्ट तो इंडिया डेवलप कर रहा है, बाकी जो 2 पोर्ट है
वो जापान डेवलप कर रहा है इंडिया की मदद से, यानी कि चाइना को हटा करके इंडिया को इंपॉर्टेंस दे दी वहां पे। और अब एक और पोर्ट है जहां पे यूएस अपनी एयरबेस बनाना चाहता है, शायद वो सेंट फ्रांसिस पोर्ट है, जो जिसका एरिया है 3 किलोमीटर का, 3 स्क्वायर किलोमीटर का, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, और यूएस चाहता है वहां से चाइना के नजदीक पड़ जाना। लेकिन बांग्लादेश ये पोर्ट कभी भी यूएस को देगा नहीं, क्योंकि उन्होंने शेख हसीना को धमकी दी थी कि अगर आप हमको पोर्ट दे दोगे तो आप रुक जाओगे, आपका भला होगा, नहीं दोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। मुश्किलें यूएस इनके लिए खड़ी कर रहा है हमेशा से। लेकिन बांग्लादेश ना तो पोर्ट देना चाहता है यूएस को, ना इंडिया चाहेगा कि ये पोर्ट बांग्लादेश यूएस को दे। फ्यूचर में इंडिया के लिए भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इंडिया नजदीक है और इंडिया की इंपॉर्टेंस है, इंडिया की सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। तो इनका जो इशारा है शेख हसीना का क्रिश्चियन कंट्री का, वो है कुछ पोर्शन बांग्लादेश का, कुछ पोर्शन म्यांमार का। इन्होंने 2 कंट्री का रेफरेंस दिया, लेकिन मेरे हिसाब से 3 कंट्री पे यूएस कब्जा करना चाहता है, जहां पे क्रिश्चियनिटी लाना चाहता है। कुछ पोर्शन म्यांमार का, कुछ पोर्शन बांग्लादेश का, और कुछ पोर्शन इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का। क्योंकि वैसे भी जो इंडिया के अंदर, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो कन्वर्शंस की गई थी इंडिपेंडेंस से पहले या इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू के टाइम में, वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर की गई थी सीआईए के द्वारा। और तभी यहाँ पे आज 75% जो पॉपुलेशन है नॉर्थ ईस्ट की, चाहे आप नागालैंड लगा लो, चाहे मणिपुर का कुछ पोर्शन लगा लो जहाँ पे कुकीज बैठे हैं, चाहे आपका मिजोरम लगा लो, सारी की सारी कन्वर्शन की गई थी यूएस के द्वारा। अभी जो म्यांमार के अंदर प्रॉब्लम हुई थी कुकीज के द्वारा, जो क्रिश्चियन है, मैथिस के खिलाफ जो हिंदू है, उसके अंदर भी कुछ यूएस का हाथ था, कुछ चाइना का हाथ था, और कुछ जॉर्ज सोरोस का हाथ था। और अब इंडिया भी इसको क्लीज करना चाहता है, कुकीज को यहाँ से निकालना चाहता है। तो यूएस की जो प्लान है एक बड़ी डेंजरस प्लान है, इंडिया के लिए भी, म्यांमार के लिए भी, और साथ में बांग्लादेश के लिए भी। देखिए अब हम बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार का एक कैफू पोर्ट है, जहां से चाइना, जिसको चाइना ने डेवलप किया, और वहां से चाइना अपना ऑयल लेके जाना चाहता है अपनी कंट्री के अंदर, या ले जा रहा है। और दूसरी तरफ वहाँ का स्वीटे पोर्ट है, जिसको इंडिया ने डेवलप किया, और इंडिया इसी पोर्ट के थ्रू नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट करना चाहता है। यानी कि अगर कभी नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक हो जाए तो स्वीटे पोर्ट को यूज किया जाए। और इवन बांग्लादेश के जो हैं, यहाँ से भी हमारी जो ट्रेड स्टार्ट हुई है नॉर्थ ईस्ट की, क्योंकि क्लोज पड़ती है, कम टाइम लगता है और कॉस्टली नहीं पड़ती। तो जो यूएस का डिजाइन है बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने का, बांग्लादेश को डिस्टर्ब करने का, और क्रिश्चियनिटी फैलाने का, ये इनका पॉलिसी प्रोग्राम है। देखिए साउथ कोरिया के अंदर यूएस के मैरीन्स हैं, यूएस की बड़ी इंटरफेरेंस है वहां पे, यूएस उनके डिफेंस देखती है, और आधी पॉपुलेशन साउथ कोरिया की क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई, और आधी अभी तक ओरिजिनल उसमें है। दूसरी तरफ यूएस इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है सोनिया गांधी को, क्योंकि सोनिया गांधी भी इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी फैलाती है कांग्रेस पार्टी के थ्रू। जैसे आप पंजाब में देखते हैं क्रिश्चियनिटी फैल रही है, कैसे पंजाब के सिखों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया, और सिखिज्म को खत्म करने की बात चल रही है। और इसीलिए इंडिया डिस्टर्ब है कि इंडिया की जो ज्योग्राफी है या डेमोग्राफी है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है सीआईए और यूएस। देखिए यूएस इंडिया का दोस्त है, लेकिन इंडिया का दुश्मन भी सबसे बड़ा यूएस है। आप देख लीजिए कैसे इशू निज्जर और पन्नू के इशू को लेकर के कैसे यूएस ने इंडिया को तंग किया। अब यूएस डिस्टर्ब है कि इंडिया के अंदर पीएम मोदी पावर में आ रहे हैं, अच्छी पावर में आ रहे हैं, और उसको उनसे भी वो डिस्टर्बेंस है। एक तरफ यूएस इंडिया की मदद चाहता है, इंडिया की हेल्प चाहता है, दूसरी तरफ इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहता है। हमने यूएस को बड़ी सपोर्ट दी है, सपोर्ट देंगे, और एश्योर कि अगर आप चाइना के खिलाफ कोई काम करोगे तो हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर यूएस इंडिया के आसपास में बेस बनाएगा तो इंडिया के लिए डेंजर है। एक यूएस ने बेस बनाने की कोशिश की थी श्रीलंका के अंदर, हम और इंडिया ने उस टाइम पे उसको नेगेट कर दिया था, जब मिसेस इंदिरा गांधी का टाइम था, और उन्होंने वहां पे तामिल एलटीडी खड़ी करती थी आर एन काओ की मदद से, जो रॉ के चीफ थे। तो यूएस का हमेशा एक गलत डिजाइन रहा है। जब 1971 का वार हुआ था तो उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान पावर में आए थे बांग्लादेश के अंदर, और आज उनकी बेटी वहां बैठी है, और एक इस रीजन पे भी यूएस उनसे खुंदक खाता है, उनसे नफरत करता है। क्योंकि यूएस, ये पाकिस्तान की डिफीट नहीं थी 1971 वार की, वो डिफीट थी यूएस की, जिसको इंडिया ने डिफीट किया इंदिरा गांधी के द्वारा। और मुजीबुर रहमान की पैदाइश हुई इंदिरा गांधी की वजह से बांग्लादेश के अंदर, और आज उनकी बेटी वह पावर में बैठी है। यूएस उनको डिस्टर्ब करना चाहता है। यूएस का अपना नेफेरियस इंटरेस्ट है, कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं है उसका, कोई प्रॉपर डिजाइन नहीं है। अगर आपने चाइना को काउंटर करना है तो प्रॉपर तरीके से काउंटर करो।
बहुत सी बेसिस हाँ बना सकते हैं आप साउथ चाइना बिल्कुल। सी के अंदर। फिर आपको बांग्लादेश की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि बांग्लादेश में अगर यूएस की बेस बनेगी तो इंडिया के लिए भी डेंजर होगा वो, क्योंकि यूएस कभी भी अपना पैंतरा बदल सकता है, कभी भी अपना स्टाइल चेंज कर सकता है। तो जो शेख हसीना इसी की तरह स्टेटमेंट है कि पे कन्वर्ट करना चाहता है या क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है बांग्लादेश को अलग करके, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, और उन्होंने उन्होंने ऐसे नाम बात लिया करने की है, उन्होंने शेख हसीना ने नाम लिया है कोई ईस्ट तिमूर जैसा कोई देश जो है, जो क्रिश्चियन कंट्री है, वो क्रिएट करना चाहता है। और वो हालांकि नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अमेरिका की पॉलिसी डिस्ट्रक्टिव है और एक एनार्की फैले पूरे वर्ल्ड में। ये अच्छा, जैसे आपने एक बात और कही कि चाइना को अगर काउंटर करना है तो ठीक से कीजिए, तो मतलब क्या क्या चाहते क्या है ये लोग? मतलब ये देखिए, आज इतना समय हो गया, 1971 में बांग्लादेश बना, उसके बाद वहां एक गवर्नमेंट है जो लोग डेमोक्रेटिक वे में काम कर रही है, भले ही वो इस्लामिक कंट्री है लेकिन वहां डेमोक्रेसी है। अब आप देखिए पाकिस्तान में, जहां आधी अधूरी कचरा डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी है ही नहीं, उसको सपोर्ट करते हैं ये लोग पीछे से। बिल्कुल। नहीं, वहां पे देखिए यूएस कहता है कि हम कहीं पे भी डिक्टेटरशिप एक्सेप्ट नहीं करते। पाकिस्तान में क्यों कर ली? हाँ अगर आप म्यांमार में नहीं करते तो पाकिस्तान में क्यों की? इंडिया ने बड़ा कहा था यूएस से कि आप जो म्यांमार के ऊपर सैंक्शन मत लगाइए, वो उनका इंटरनल अफेयर्स, हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर, लगा दी सैंक्शन। तो आज म्यांमार की जो गवर्नमेंट है, जो जनता है वहां की, जो उनकी आर्मी है, वहां पे चाइना घुसा हुआ है। चाइना के घुसने से इंडिया को नुकसान है, इंडिया साइडलाइन पे हो गया, आपने सैंक्शन लगा दी। ये यूएस की जो पॉलिसी है ये सोच समझ के नहीं करता, मतलब इनका एक नेफेरियस डिजाइन है, नेफेरियस पर्पज है। इंडिया के अंदर अगर यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हुई या क्रिश्चियन कन्वर्ट हुए नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो वो सीआईए का काम था। सीआईए ने सारा काम किया। एक कौन सी एक वो लेडी थी आकर के, जिसको बड़ी पूजा की जाती है, बड़ा उसको लोग मानते हैं, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा हाँ सीआईए की एजेंट थी, सीआईए के एजेंडे पे काम करती। उसको क्या था, उसको वो आती थी, नसों को हिलाना बिलाना आता था, क्या करते हैं उसको, हाँ तो उसका ट्रीटमेंट करती थी, उससे थोड़े लोग ठीक हो जाते हैं। और उसने लोगों को कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के अंदर। इस टाइम पे जो आपकी गवर्नमेंट है तेलंगाना के साथ कौन सी, आंध्र प्रदेश, उसको भी हाँ यूएस सपोर्ट करता है, क्योंकि वहां पे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाता है। और इसलिए सोनिया हाँ गांधी को भी सपोर्ट करता है यूएस। यूएस इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहता है, हमारी डेमोग्राफी को चेंज करना चाहता है, इसीलिए इंडिया यूएस से डिस्टेंस मेंटेन करके बैठा। अब ट्रंप कहने की जगह मैं पावर में आऊंगा तो इंडिया को मैं सबक सिखाऊंगा, क्योंकि इंडिया डॉलराइजेशन कर रहा है। इंडिया ने मॉरिश हाँ 22 हाँ कंट्रियों के साथ डॉलर में ट्रेड करने से मना कर दिया, कि लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहा है। करेंगे हम, क्योंकि तुम अपने इंटरेस्ट देखते हो, हम अपने इंटरेस्ट देखेंगे। देखिए, जब डॉलर में ट्रेड होती है तो उसके कन्वर्शन के पैसे लगते हैं, वो इंडिया बचा रहा है। हमें तो छोटे छोटे पैसे बचाने हैं, हमें अपनी कंट्रियों को चलाना है। और सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि पीएम मोदी अच्छी पावर में है और पीएम मोदी उनको सबक सिखाएंगे आने के बाद। जबकि यूएस हमारा एजेंडा नहीं है, लेकिन यूएस इंडिया को स्ट्रांग नहीं देखना चाहता, इंडिया को पावरफुल नहीं देखना चाहता। यूएस ये नहीं चाहता कि इंडिया स्ट्रांग बने, इंडिया पावरफुल बने। वो ये नहीं चाहता कि इंडिया उनको सपोर्ट करे, वो ये चाहता है कि इंडिया उनके पैरों पे गिर के सपोर्ट करे, और ये इंडिया को पसंद नहीं है। उनको ये लगता है कि अब पहले जैसी ही बात है, वो 71 के आसपास में पहले जैसी बात है। अब तो काफी टाइम बदल चुका है, उनको अब सोच लेना चाहिए, काफी कुछ बदल देखिए, चुका है। एक और बात है कि इंदिरा गांधी इनसे दबी नहीं। इंदिरा गांधी यूएस से नहीं दबी, यूएस इंदिरा गांधी को हटा दिया यूएस ने, यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करके, यहाँ पे जो अपोजिशन की पार्टीज को इकट्ठा करके, उनको पैसा देके हटा दिया इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। लेकिन इंदिरा गांधी को मारने के पीछे कौन था? जरूर सामने दो सिख थे, लेकिन पीछे कौन था? पीछे थी सीआईए। आईएसआई और पीछे थे सीआईए। क्योंकि ये दोनों रैंडम, दोनों आपस में मिलकर काम करते थे। दोनों की आपस में मिली भगत थी एक दूसरे के साथ, इंडिया को काउंटर करने के लिए, इंडिया को चैलेंज करने के लिए। इस तरीके बांग्लादेश के अंदर भी आईएसआई और सीआईए मिलकर काम करती हैं, ताकि शेख हसीना को डिफीट किया जाए। जब शेख मुजीबुर रहमान की डेथ हुई थी या उनका मैसेकर हुआ था, मिसेस गांधी को पता था कि ये लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। और देखिए, जो उनका शेख मुजीबुर रहमान थे, उनकी डेथ से पहले आर एन काओ, जो राह के चीफ थे, वो हम मिलने गए थे उनसे, और उनको कहा कि आपके सोल्जर साहब को मारना चाहते हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान को एयरपोर्ट तक छोड़ने आए और कहा कि ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने ही मारा, क्योंकि सारे के सारे बिहारी थे और उनके जेईएम के साथ लिंक थे, यानी कि जमात इस्लामी के साथ, जिसको सीआईए पालती है। और उन्होंने उसको मार दिया। और मारा कब? 15 अगस्त 1975 को, जब हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के अंदर सब लोग आराम करते हैं, रॉ के आराम करते हैं, आईबी के आराम करते हैं, और बाकी इंटेलिजेंस के। लेकिन तब भी आर एन काउन को कह के आए थे चलते चलते, कि एक हमारा एयरक्राफ्ट बॉर्डर पे खड़ा है, हेलीकॉप्टर,
कमांडोज के साथ, और एक खड़ा कलकत्ता एयरपोर्ट पे, जैसे आपको शक हो हमको हल्का सा मैसेज दे देना, हम पहुंच जाएंगे, हम बचा लेंगे आपको। लेकिन मौका नहीं दिया। और उसके बाद वहां पे इंस्टेबिलिटी रही बांग्लादेश के अंदर बहुत सालों तक। फिर शेख हसीना पावर में आई 2009 से, तब से वहां पे स्टेबिलिटी है। और आप देखिए इलेक्शन जीतने के बाद वहां पे अटैक किया गया हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश के अंदर, जबकि बांग्लादेश की पुलिस और गवर्नमेंट हिंदुओं को सपोर्ट कर रही थी। और इसलिए अटैक किया गया कि वो जो हिंदूज हैं वहां पे शेख हसीना को सपोर्ट करते हैं, उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो अपोजिशन है, जिनको जेईएम की सपोर्ट है, जिनको ऐसे की सपोर्ट है, वो हिंदुओं पे अटैक करती है, जैसे आप पाकिस्तान के अंदर देख लीजिए। और यूएस एक स्पेक्टेटर रहता है, मजे लेता है, स्ट्रेस लेता है, यानी कि अपने मजे लेने के चक्कर में हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश करता है। यही पॉलिसी है यूएस की। अब अमेरिका की पॉलिसी ये है कि जहाँ दुनिया में जो भी देश स्टेबल है, स्टेबिलिटी है, जहाँ पर जो काम ठीक कर रहा है, जिसकी ग्रोथ अच्छी है या जो अच्छा बिजनेस एक कर और रहा है, उसको डैमेज किया जाए, यही अमेरिका का देखो एक देखो प्रॉब्लम है। एक और बात थी। 71 वार के अंदर यूएस के जो इनके अपनी 7th फ्लीट भेजी थी उन्होंने, यूएस के सबमरीन्स पहले इंडियन ओशन के अंदर थे, बे ऑफ बंगाल में थे। और जैसे ही देखा कि 7th फ्लीट आ रही है तो वो ऊपर आ गई और यूएस भाग गया वहां से। और ट्रिंकोमाली आइलैंड, यहाँ पे यूएस अपनी बेस बनाना चाहता था, 1984 की बात है। तो इंदिरा गांधी ने यहाँ पे एलटीडी खड़ी कर दी, रॉ की मदद से डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गई, और इंडिया ने उनकी बेस नहीं बनने दी। लेकिन अगर आज बांग्लादेश के अंदर भी अगर इनकी बेस बनेगी यूएस की, वो चाइना के लिए खतरा होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए इंडिया कभी इनको सपोर्ट नहीं करेगा। पीएम मोदी को आने दीजिए, नेक्स्ट टर्म के अंदर देख लेंगे। लेकिन अगर यहाँ राहुल गांधी आ जाए या आपके केजरीवाल जैसे आ जाए, इनको देश से क्या लेना। ये तो मजे लेंगे, पैसे लेंगे, मजे करेंगे, ऐश करेंगे, पजामा पहन के घूमेंगे। लेकिन जेब में करोड़ रुपए होंगे, 4 लाख 4 करोड़ का इनका टॉयलेट होगा। और अरे बेच देंगे सर, इनको देश को बेच देंगे, देश को बेच देंगे। बिल्कुल देश ठीक को बेच बात। देंगे, और सबसे बड़ा रिस्क केजरीवाल। खैर चलिए, अब देखते हैं कि इसके बाद क्या आगे होता है। और जिस प्रकार शेख हसीना वाजिद ने जो बात कही है, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और उन्होंने वाकई बहुत कुछ सोच समझ के बोला है। और वो खुद को कितना खतरा महसूस करती हैं, अपने आप को भी, उनकी जान को भी खतरा है, उन पर भी हमले हो चुके हैं। और ये जी बहुत बड़ा बिल्कुल। गेम प्लान है सीआईए का, इसमें कोई शक नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। आगे इस पर बात होगी, अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।